साथियों, दिलीप अंदर बातचीत करने के लिए गए हैं। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप सब लोग जानते हैं। मुद्दा क्या है ये भी आप जानते हैं। यूजीसी का एक नोटिफिकेशन मीडिया के थ्रू हमें पता चला। कुछ हमारे साथी ने कुछ गैजेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट भी शेयर किया था। शायद उसमें ये है कि अब यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन्स लेने के लिए एक क्वालिफाइंग रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें शायद जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि 50% 50% मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाइंग होने के लिए। और फिर उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी कि आपको जो इंटरव्यू होगा उसमें तय किया जाएगा कि आपको एडमिशन्स दिया जाए या न दिया जाए। इसको ख़त्म करने के लिए, जिसको बहुत सारे हमारे साथी कह रहे हैं कि वाइवा 100 मार्क्स का हो गया, शायद 100 मार्क्स का नहीं हुआ, शायद 200 या 500 मार्क्स का हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग रिटन टेस्ट में ही छट जाएंगे, क्योंकि उसका जो कैप है उसको 50% कर दिया गया। शायद इतना ज़्यादा नहीं था पहले, बहुत सारे सेंटर में लोग 50% से कम मार्क्स लेकर भी इंटरव्यू में जाया करते थे। तो ना सिर्फ वाइवा के मार्क्स को बढ़ा दिया गया 100 की तरफ, बल्कि रिटन टेस्ट को भी इतना टफ कर दिया गया कि कोई छात्र जो कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड के साथ नहीं आ रहा है, उसको यूनिवर्सिटी में आना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। तो ऐसी पॉलिसी क्यों बन रही है गवर्नमेंट की? यूजीसी में कौन लोग बैठे हुए हैं, किनके कहने पे ये डिसीजन लिया गया? और जिस डेमोक्रेसी की दुहाई इस देश के रूलिंग क्लास देते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि इस तरह के जो एक ड्राइकोनियन एक कानून लाने से पहले आपने किससे कौन सा सर्वे, कौन सा जनमत संग्रह आपने किया था, कौन सा ओपिनियन पोल आपने लिया था? कुछ भी आपने नहीं लिया था। लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन मोदी करते हैं तो अगले दिन अखबारात में इस तरह के ओपिनियन पोल आते हैं कि इस डिमोनेटाइजेशन को 80% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 90% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यूजीसी का ये जो गैजेट था, उसको कितने हिंदुस्तान के छात्र, यहाँ के टीचर, यहाँ की आवाम सपोर्ट कर रही है? इस पे बिल्कुल खामोशी है। और इसको लेके जो दिलीप और हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको हम लोगों को सलाम करना होगा और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि क्या हम एक स्क्रीनिंग कमेटी के डिसीजन को मानेंगे? जेएनयू के अंदर में जो नाफे कमेटी ने जो सिफारिशात अपनी दी है, जो रिपोर्ट दी है, उसमें बहुत सारे सेंटर्स ने ये कहा कि हम 30 नंबर के वाइवा को रखेंगे। 30 नंबर के वाइवा वो रखना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब समाज के अंदर में अगर भेदभाव जाति, धर्म, लिंग के आधार पे हो रहे हैं और उसी समाज से चुन के लोग यूनिवर्सिटियों में टीचर एंड प्रोफेसर और बड़े बड़े हाकिम बन रहे हैं, तो यहाँ पे छात्रों के जो स्टूडेंट्स वीकर सेक्शन से आ रहे हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये हम कैसे मान लें? सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है, कास्ट पढ़ाया जाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ाया जाता है, हर सेंटर में पढ़ाया जाता है। लेकिन वही थियरी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थियरी, अगर हम जेएनयू के अंदर में लगाते हैं, अपने डिपार्टमेंट के अंदर में लगाते हैं, तो लोग बेचैन हो जाते हैं। कितने सारे काम हुए हैं जिसमें दिखाया गया है कि जब कोई एक पोस्ट एडवर्टाइज होता है और वहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन से अगर 4 लोग उसी पोस्ट के लिए 4 अलग अलग नामों से, अलग अलग कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, तो किनको दाखिला मिलेगा और किसको दाखिला नहीं मिलेगा ये तय है। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोतका, उन्होंने कुछ इंटरव्यू को लेके कुछ उन्होंने वर्क किया और पाया कि एक ही जॉब के लिए अगर कोई एक ब्राह्मण, कोई एक दलित या कोई एक मुसलमान और कोई ओबीसी सेम डिग्री के साथ अप्लाई करे तो किसको चिट्ठी आएगी, किसको फोन आएगा, आपको पता है।
जो दलित हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, उनके पास कॉल आने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आज ये बात हम जब कह रहे हैं तो राइट विंग के लोग कह रहे हैं कि भाई अब समाज को तोड़ रहे हैं, आप क्यों जाति की बात करते हैं, आप क्यों धर्म की बात कहते हैं, जो टैलेंटेड लोग जो होंगे उनको तो मौके मिल ही जाएंगे, आप पढ़ाई कीजिए, आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हम सब लोगों ने पढ़ा है कि जब कॉलोनियल बिजनेसमैन और जो कॉलोनियल ट्रेडर्स जो थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, वो लोग जब ट्रेड करते थे तो उनके भी एक नेटवर्क हुआ करते थे, और उस नेटवर्क में जो हिंदुस्तानी बिजनेसमैन होते थे उनको कोई जगह नहीं मिलती थी। और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये सारी चीज़ें। ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कॉलोनियल ट्रेडर्स थे वो हिंदुस्तानी ट्रेडर्स को कोई जगह नहीं देते थे, और उसका बड़ा रोना ये लोग रोते थे कि देखिए आपको अलग से हमारे लिए कुछ करना होगा, उनके अपने नेटवर्क है, उनके दूसरे मुल्कों के साथ उनका कनेक्शन है और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। आज वही जो नेटिव, जो एक ज़माने में अंग्रेज़ों के भेदभाव के खिलाफ बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बुलंद करते थे, आज वही नेटिव एलिट्स जो हैं अपने ही यहाँ, अपने जो दबे कुचले उन्हीं के जो लोग हैं उनके खिलाफ वो भेदभाव कर रहे हैं, और वो भूल जा रहे हैं कि जिस थियरी के तहत उन्होंने कॉलोनियल पावर का क्रिटिक किया, आज वो सारी थियरी को भूल गए हैं। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1920, 30, 40, 50 तक रिकॉर्डेड चीज़ है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में पुलिस में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 40 से 50% तक हुआ करती थी, और इसको लेके हिंदू राइट विंग के अंदर में एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि कैसे मुसलमान आबादी के तनासुब से, आबादी के से ज़्यादा कैसे पुलिस के अंदर में आ सकते हैं। और उस वक़्त फौज, उस समय पीएसी का गठन किया गया, और उस समय जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर जीबी पंत, उन्होंने खत लिखा, डॉक्यूमेंटेड है, और उस खत में उन्होंने कहा कि जब पुलिस में भर्ती की जाए तो वहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो, सोचिए क्या होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, फिजिकल जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, नहीं लॉयलिटी, क्रेडेंशियल, इस देश के तईन जो लॉयलिटी है वो होनी चाहिए। तो इस अनरिटन लॉ के तहत इस देश में एक ऐसा निज़ाम बदला कि 1950 में एक कौम से जहां 40 से 50% लोग उत्तर प्रदेश के पुलिस में थे, 1960, 70, 80, 90 तक आते आते वो 3 से 4% हो जाते हैं। और हिंदू महासभा उस जमाने में खत लिखता है, और वो खत में क्या कहता है कि हिंदुओं को उनकी आबादी के मुताबिक और मुसलमानों को उनकी आबादी के मुताबिक पुलिस में जगह मिलनी चाहिए। वहाँ पे उनकी लॉजिक क्या हो रही है। और आज जब इस देश में जो गरीब, जो पिछड़ा, जिसको किसी तरह से यूनिवर्सिटी में आ रहा है और आने की कोशिश कर रहा है, और वो आज कह रहा है कि भाई जब हमारी आबादी समाज के अंदर में ये है तो यूनिवर्सिटी के अंदर में इतनी कम क्यों है, तो उसके ऊपर यही राइट विंग लोग कहते हैं कि नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं, जो जितना टैलेंटेड है उसको ऐसी नौकरी मिलेगी, इसमें आप मेरिट की बात क्यों नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिस्ट्री को फरामोश मत कीजिए, वी शुड नॉट फॉरगेट हिस्ट्री। इन लोगों को जब लगेगा तो हिंदू की बात करेंगे, उनकी संख्या की बात करेंगे, और जब अपना फायदा आएगा तो ये मेरिट की बात करना शुरू कर लेंगे। ये है इनका चरित्र। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि समाज में शादी ब्याह, मैरिज जब डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे और जाति की बुनियाद पे होता है, जब नौकरियां इंटरव्यू बोर्ड में जातिगत भेदभाव से वो असर होते हैं, जब पार्लियामेंट में मिनिस्टर बनाए जाते हैं उसमें जाति का रोल होता है, जब हर जगह खाने पीने रहने, जब हर जगह जाति का रोल है, हर जगह धर्म का रोल है, हर जगह लिंग का रोल है,
तो जेएनयू में या किसी दूसरे यूनिवर्सिटियों में इस बात को मानने में यहाँ के दक्षिणपंथी राइट विंग लोगों को या फिर तथाकथित प्रोग्रेसिव लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्यों वे भूल जा रहे हैं कि जो जातिगत भेदभाव आप अपने समाज में देखते हैं, जो समाज में आप करते हैं, तो यहाँ जेएनयू में आपको ये चीज़, यहाँ पे जब कोई पिछड़ा तबके से जब आवाज़ उठती है तो आप इतने परेशान क्यों होते हैं? और आप ये कहते हैं कि राजनीति के अंदर में, जेएनयू के अंदर में जातिवाद आ गया। अगर शिक्षकों के तादाद, उनकी संख्या को जाति या धर्म या लिंग या इलाका के बुनियाद पे अगर कोई इस पे स्टडी करके रिपोर्ट ला रहा है तो इसमें आपको परेशानी क्यों होनी चाहिए? क्यों परेशानी होनी चाहिए? क्योंकि ये कोई डिमांड, कोई बहुत बड़ी डिमांड ऐसी नहीं है जहां पे एक दुनिया को पलटने की बात कही जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में ये बात है कि जो भी पिछड़े बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग आएंगे उनके लिए सरकार शैक्षणिक यानी एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के बुनियाद पे उनको तालीम और उनको नौकरियों में रिजर्वेशंस देगी या उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेगी। मंडल कमीशन की सिफारिशात है, इसको सब लोगों ने मान लिया है। 2007 या 8 में यूपीए ने भी इसको मान लिया, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक हाथ से कुछ दिया जाता है और 4 हाथ से उसको छीन लिया जाता है। ये बहुत बड़ी साजिश है और इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और जो दिलीप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी जो साथी जो इस लड़ाई में जो साथ हैं, उनको, उन सब लोगों, यहाँ पे एक हिस्टोरिक मोमेंट पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब लोगों को उनके साथ यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये हायर एजुकेशन का हाल देख लीजिए। आईआईटी में कब रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ? जरा पूछिए। जब एससी एसटी का रिजर्वेशन जो है वो आज़ादी के बाद से जब उसको मान लिया गया तो आईआईटी में रिजर्वेशन लेट से क्यों शुरू किया गया? आपने लेट से शुरू इसलिए किया कि आप चाहते थे कि एक बार हमारे मुताबिक लोग सिस्टम में बैठ जाएं और फिर हम बहुत प्रोग्रेसिव बनने के लिए 1-2 लोगों को यहाँ पे लाएंगे और फिर सिस्टम वैसा का वैसा ही चलता रहे। जेएनयू भी उससे अलग नहीं है। जो लोग जेएनयू की तारीफ पे फक्र करते हैं, ठीक है, कुछ मामलों में इसका कंट्रीब्यूशन और योगदान हो सकता है और हमें इसको मानना भी चाहिए, लेकिन जहां पे इसकी कमियां हैं उसको भी उजागर करना चाहिए। और हर मीटिंग में मैं बात कहता हूं और इस मीटिंग में भी मैं बात कहूंगा कि 1992 तक और 93 तक जब सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जेएनयू का मन रहा था, तब तक कोई दलित टीचर यहाँ पे नहीं था। किस तरह का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आप मना रहे थे और उस समय के जो दलित छात्र थे उन्होंने इसका विरोध किया था। ओबीसी जो छात्र हैं या जो टीचर है उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेहतर नहीं है। बहुत सारे रिकॉर्ड और आंकड़े हैं कि ओबीसी का शायद प्रोफेसर जेएनयू में एक भी नहीं है। जब सुपोरी जो पिछले वाइस चांसलर थे उनके ज़माने में कुछ लेक्चरर लेवल पे, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, कुछ लोगों की बहाली हुई है, लेकिन वो भी उनके साथ इंसाफ नहीं है। 27% रिजर्वेशन जो कि 1991 के करीब में बीपी सिंह के ज़माने में जो लागू हुआ, काफ़ी देर से लागू हुआ, लेकिन उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी पूरी तरह से कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। क्या वजह है कि ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में या फिर नौकरियों में या दूसरी जगह पे अगर ये लोग आ जाएंगे तो फिर अपने मुताबिक बात कहेंगे और सारे सवालात उठाएंगे, और ये ऐसा होना देना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जो एजुकेशन है और जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज है। इसके लिए अगर समाज में अगर डाइवर्सिटी है या समाज के अंदर में भेदभाव है, उस भेदभाव को दूर करने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाए गए हैं उसको पूरा करने की ज़रूरत है। अंबेडकर भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे। आप उनकी थियरी ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़िए। उनकी जो थियरी ऑफ जो डेमोक्रेसी है वो बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर में जो माइनॉरिटी हैं और जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, अगर उनके इंटरेस्ट को अगर प्रिजर्व नहीं किया गया, उसको अगर उनको बचाया नहीं गया, तो फिर ये डेमोक्रेसी किसी नाम की डेमोक्रेसी नहीं रहेगी।
और उनके ऊपर भी इस तरह के सवालात पूछे जाते थे, क्या जरूरत है रिजर्वेशंस का, क्या जरूरत है सेपरेट इलेक्टोरेट का। और बार बार यही कहा करते थे कि ये पर्सन हु इज इलेक्टेड फ्रॉम ए पार्टिकुलर कास्ट इज नॉट लाइकली टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल सेक्शन, ही विल ऑलवेज स्पीक फॉर ऑन बिहाफ ऑफ हिज ओन कास्ट। यानी अगर मैं एक खास जाति से आ रहा हूं तो समाज के अंदर में जिस तरह की प्रिजुडिस है वो मेरे अंदर में भी काम कर रहा है, और मैं भी जब डिसीजन मेकिंग में मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तो मैं भी उसी तरह की बात करूँगा, अपने समाज की ही बात करूँगा, अपने जाति की बात करूँगा, और सबके इंटरेस्ट को लेके, सबके इंटरेस्ट के हित में एक जो नेशन का कंसेप्ट है उस तरह से यहाँ पे नहीं है। और ये चीज़ जेएनयू के अंदर में भी देखा जा रहा है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको इस चीज़ को और यहाँ पे रखना चाहूँगा। 2007 या 8 के बाद से जिस तरह से मंडल 2 या जो भी हायर एजुकेशन में जो रिजर्वेशन धीरे धीरे फुलफिल होने लगे, तो आप 2013, 2014, 15 के आप डिटेल्स उठा के जेएनयू का देखिए, और यहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर भी एक चेंजेस आ रहे हैं। छात्रों की तादाद ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी तबके के छात्रों की तादाद तकरीबन 50% से ज़्यादा हो गई है। अगर आप वीमेन को भी अगर डिप्राइव्ड सेक्शंस में अगर शामिल करते हैं तो ये अभी जेएनयू की जो छात्रों की डेमोग्राफी है तकरीबन 60 से 70% जो उस तरफ जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे शिक्षकों का जो बैलेंस है वहाँ पे दिखेगा कि इस तरह की डाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये साजिश है कि किसी तरह जो आज बच्चे पढ़ने वाले जो हैं, जो आज किसी तरह उनको बहुत ज़्यादा ग्रेड भले सुपरवाइज़र ना दें, बहुत ज़्यादा ग्रेड भले टीचर ना दें, हो सकता है कि उनके डिजर्टेशन पे फॉरेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उसको पब्लिश करने के लिए तैयार ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे वो लोग जब आएंगे तो नौकरियों के लिए उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। और ये सारी चीज़ें उनको दिख रही है और उनको लग रहा है कि अगर हम उसको बोलते हैं, अंग्रेज़ी में बोलते हैं कि उसको जैसे ही कुछ हो वहीं पर उसको रोक देना, उसको बिल्कुल छात्र या ओबीसी, दलित, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा आ ही नहीं पाए तो हमारे लिए खतरा नहीं बन पाएंगे। और देखिए जो जेएनयू में हो रहा है ये मत सोचिए कि वो बाहर नहीं हो रहा है। अभी जो राजस्थान में जो लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पे आरएसएस के जो लोग हैं किस तरह से बोल रहे हैं, कई सारे आइडियोलॉग क्या बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन कब तक होगा, और लोगों को भी शामिल होना चाहिए, इस पर रिव्यू करनी चाहिए। और जब मुखालफत होती है तो ये कहते हैं जब तक समाज के अंदर में भेदभाव बना हुआ है तब तक रिजर्वेशन चलेगा। देखिएगा पिछड़ा मोदी अभी तक उस रिजर्वेशंस के ऊपर जो आइडियोलॉग जो हैं उसको कंडेम करने के लिए अभी तक उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और इस जगह से जो सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति करने वाले लोग जो मोदी के साथ बैठे हुए हैं उनके स्टेटमेंट को भी मैं कंडेम करना चाहता हूं। अठावले का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा जब उनसे रिजर्वेशंस के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि मोदी will always protect reservation, we have only difference with RSS, वो RSS को टेक केयर कर लेंगे। इसी तरह की बात रामविलास पासवान ने भी बोला। देखिए आम के पेड़ से कभी इमली नहीं निकलता है, आरएसएस के जो जहरीले जो पेड़ हैं उससे कभी सोशल जस्टिस को मानने वाला कोई लीडर नहीं निकल सकता है। इसलिए जो अठावले साहब हैं, अगर आप ये जानबूझ के कर रहे हैं ठीक है, आप अपना राजनीतिक लाभ साध लीजिए, आप एमपी बन चुके हैं, 2-4 सीट आपको और आ जाएगी, लेकिन कम से कम जिस कम्युनिटी से आप आए हैं उनके साथ आप धोखा मत कीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो समझ लीजिए कि आरएसएस के अंदर में ये अंदर एक प्लानिंग चल रही है कि रिजर्वेशंस को किसी तरह से खत्म किया जाए। और बार बार इस तरह के बयान इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि उसका टेस्ट किया जाए कि क्या लोग तैयार हैं, क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या लोग इस बात को मान लेंगे। इसीलिए देखिएगा रिजर्वेशंस को भी लेके एक तरफ से डिबेट चल रहा है। तो ये एक तरफ बाहर रिजर्वेशन को खत्म करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ आरएसएस ने अपना एक बहुत बड़ा सादा हुआ
एकदम साइलेंट, जिसको बोलते हैं गूंगा, एक क्रिमिनल विष यहाँ पे रखा हुआ है, जो छात्रों के किसी इशू पे उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं कि वाइस चांसलर के बारे में हम भी पहले सुनते थे, एकेडमिक एक्सीलेंस होना चाहिए, बहुत उसका ये कुछ बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जो वाइस चांसलर इस देश के जो हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल टूल नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल मोहरे हैं, तलवा चाटने वाले लोग हैं। चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर हो, चाहे जेएनयू के वाइस चांसलर हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, ये सब के सब दलाल लोग हैं। इन्होंने अपनी डिग्रियां और अपनी पढ़ाई को ताक पर रखा है। आरएसएस के शाखा से लोग ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। इन लोगों के छात्रों से, रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं है। आप देखिए 2-4-5 रोज पहले की बात है, वाइस चांसलर जेएनयू के बारे में तो हम जान ही रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुस्लिम डेलीगेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर के पास गया हुआ था। और क्या रिपोर्टिंग हो रही है वहां? रिपोर्टिंग हो रही है कि हज में सीट बढ़ा देने के लिए प्रधानमंत्री को मुबारकबाद। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसे वाइस चांसलरों को। तुम लोगों को वाइस चांसलर, अगर मोदी के दलाल नहीं होते तो तुम लोग किसी काम के नहीं होते। आज माइनॉरिटी कम्युनिटी, आज मुसलमान जो कि जेलों में उनकी आबादी से कहीं ज्यादा आज जेल में है, लेकिन जब बात नौकरियों की आती है तो कहीं नहीं होते हैं। इस माहौल में तुम वहां जा रहे हो और हज के ऊपर उनसे बधाई ले रहे हो। ठीक है, तुम्हारा टीनियोर कहीं और, कुछ और टीनियोर तुम्हें मिल जाएगा, कुछ और माइनॉरिटी कमीशन के तुम चेयरमैन बन जाओगे, दिल्ली के गवर्नर भी बन जाओगे, लेकिन तुम सब के सब कौम के गद्दार हो तुम लोग। और इस जगह से इन लोगों से हम लोग को पुरजोर लफ्जों में उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको मजम्मत करनी चाहिए। साथियों, एक और बात याद रखिए, कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ, क्या वजह है 2009 में भी आया रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही है, 2010 में रिजर्वेशन की लड़ाई जीत ली है। बड़े बड़े संगठन ने बड़े बड़े जुलूस निकाले और कहा हमने कोर्ट में केस लड़ा, हमने इतने लोगों का हुजूम लेके यहाँ प्रोटेस्ट किया। 2011 में फिर रिजर्वेशन का इशू आ गया, 2012 में फिर जीत लेते हैं, 2013 में फिर रिजर्वेशन का इशू आ जाता है। ये सोचिए कि आपके मुद्दे को दबाने के लिए रूलिंग क्लास चाह रहा है कि बार बार आपके जो जीते हुए जो हक हैं, जो जीते हुए राइट्स हैं, उसको हम छीन लेंगे, फिर आप उसके लिए गुहार करेंगे, फिर आपको दिया जाएगा, फिर आपको छीन लिया जाएगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत है। रिजर्वेशंस लागू करना, नौकरियों में उनके बहुत सारे रिकमेंडेशन में से एक थे, और सारे रिकमेंडेशंस के ऊपर बात क्यों नहीं होती है? कब तक हम लोग जेएनयू के अंदर में या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में रोस्टर सिस्टम ठीक करने के लिए, उनको रिजर्वेशंस लेने के लिए, ये करने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे? और लड़ाई जो है और भी साथ लेने की जरूरत है, लेकिन रूलिंग क्लास कभी नहीं चाह रहा है कि आप लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर में आएं और आप लोग अपनी बात को रखें। और हर रोज नए नए बहाने के तरह, नए नए हथकंडे टैक्टिक्स के तहत आपको फंसाया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये भी देखने की जरूरत है, मैं इस स्टेज से ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे सोशल जस्टिस के नाम पे जब लेक्चर होता है तो उस भीड़ को देखिए, और जब सोशल जस्टिस की असली लड़ाई होती है तो देखिए तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग हैं वो क्यों नहीं यहाँ पे देखते हैं। क्या सोशल जस्टिस की लड़ाई टीवी स्टूडियो में लड़ी जाएगी? क्या सोशल जस्टिस की लड़ाई पेंगुइन, ऑक्सफोर्ड और हार्पिन कॉलिंस की किताबों को छाप के लड़ी जाएगी? या सोशल जस्टिस की लड़ाई यहाँ पे कॉन्क्रीट तौर से जो डेविल है उसको डेविल कहना पड़ेगा, जो सैटन है उसको सैटन कहना पड़ेगा, जो दलाल है उसको दलाल कहना पड़ेगा? और याद रखिए कि जब समाज के अंदर में पॉलिटिशियंस करप्ट हो सकते हैं, जज करप्ट हो सकते हैं, तो शिक्षक भी करप्ट हो सकते हैं, शिक्षक भी गलत हो सकते हैं, शिक्षक भी प्रिजुडिस कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि बाहर पॉलिटिक्स में तो लोग बहुत ही करप्ट हैं, लेकिन जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, ये मैं नहीं मानता। मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है, मैंने लोगों से बातचीत भी की है, मैं देख भी रहा हूँ, झेल भी रहा हूँ, और मैंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं। आप देखिए, कोई भी दलित बायोग्राफी, जो लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनको मैं मुखातब करना चाहूँगा,
कोई भी दलित बायोग्राफी कंप्लीट नहीं हो सकती है जब तक उसमें शिक्षकों के भेदभाव का जिक्र ना हो। कोई बायोग्राफी आप पढ़ के देखिए, किसी बायोग्राफी में क्या है कि टीचर हाथ से नहीं मारता है क्योंकि उनको टच कर लेंगे, डंडे से मारता है। किसी बायोग्राफी के अंदर में क्या है कि खिड़की से बाहर बैठाता है। किसी बायोग्राफी के अंदर में क्या है कि हाथ काट लेता है। किसी बायोग्राफी के अंदर में क्या है कि उनको कामयाब स्टूडेंट को फेल करा देता है। इसलिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर में किस तरह से क्लास को रिप्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से हेजेमनी को बनाई जाती है, इसके बारे में भी हमको सोचने की ज़रूरत है। एक आइडियल चीज़ देखना कि हम तो टीचर जो हैं वो बहुत ही ये हैं। टीचर ठीक है, टीचर बहुत सारे प्रोग्रेसिव टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके रिसर्च बहुत ही अहम है, उनकी एक्टिविटी बहुत ही अहम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि वाइस चांसलर के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एजुकेशन है इसको भी बहुत ही क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि